जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बृहद्रथ डायनेस्टी जो है वो कवर कर लिया था। हम लोगों ने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड पुराण जो है जरासंध के पिता थे बृहद्रथ, और उन्होंने ही जो है बृहद्रथ डायनेस्टी की जो है शुरुआत की थी। और बृहद्रथ डायनेस्टी जो है ये ऐसे पहली डायनेस्टी थी जिसने जो है सबसे पहले मगध पे रूल किया था। लेकिन बृहद्रथ डायनेस्टी का हमें कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो नहीं मिलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसका मिलता है वो है हर्यंग डायनेस्टी। तो ये लगभग 544 से 543, किसी किसी किताब में आपको 44 या 43 में मिलेगा, से लेकर के 492 बीसी तक जो है बिम्बिसार का रूल रहा। तो 544 बीसी के आसपास जो है 15 साल की उम्र में बिम्बिसार जो है वो यहाँ के राजा बनते हैं। ठीक, उसके बाद इन्होंने जो है मगध को और पावरफुल बनाया। यानी बृहद्रथ डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर जितना मगध पावरफुल था उससे भी कई ज़्यादा पावरफुल जो है बिम्बिसार ने बनाया। राजा बनने के बाद जो है सबसे पहले बिम्बिसार ने क्या किया कि अंग पे उस समय राज कर रहे थे ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त पे जो है वहाँ पे अंग पे आक्रमण किया और ब्रह्मदत्त को हराया, और हराने के बाद जो है अंग को जो है कैप्चर कर लिया। और अंग मेन इसलिए था क्योंकि देखिए अंग पे कैप्चर करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो ट्रेड रूट था, क्योंकि अंग जो है वो बे ऑफ बंगाल के जो है थोड़ा पास में पड़ता था, तो उससे जो सी का जो ट्रेड रूट था वो खुल गया। तो अंग पे कैप्चर करने के बाद जो है जो मगध साम्राज्य था उसका जो ट्रेड रूट था सी के थ्रू, ताकि वो जो भी अपना सामान है वो और देशों के साथ ट्रेड कर सके, उसका जो ये रूट है वो खुल गया। अब सीधी बात है कि जब ट्रेड होगा तो इनकम जनरेट होगी, और उस इनकम से क्या होगा कि वो स्टेट जो है और समृद्ध बनेगा और पावरफुल बनेगा। तो ये जो है अंग का कैप्चर होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा जो है मगध के और एम्पावरमेंट में, मगध के और पावरफुल होने में अंग का जो है वो एक बड़ा योगदान रहा इसमें। और देखिए बिम्बिसार का सिस्टम ये था ना कि वो क्या करता था, बिम्बिसार जो है वो फाइटिंग करने की जगह, लड़ाई करने की जगह, वो जो बड़े बड़े जो किंगडम्स हुआ करते थे उस टाइम के, वो उनसे जो है एक तरह का मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेता था। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस जो है यानी वो एक शादी का संबंध जो है दूसरे जो किंगडम्स थे उनसे स्थापित करता था। जैसे टोटल कुल मिला के जो है बिम्बिसार ने 3 शादियाँ की थी। ठीक, पहली शादी जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है कौशल राज से, कौशल की जो है राजकुमारी थी कौशल्या देवी। कौशल्या देवी से सबसे पहले जो है विवाह किया, और कौशल्या देवी से विवाह करने के लिए जो है इनको दहेज में जो है काशी मिला। ठीक है, अब काशी जब मगध में जब शामिल हो गया तो जो रेवेन्यू था और जो इनकम थी स्टेट की वो और इंक्रीज़ हुई। यानी काशी के शामिल होने से जो है मगध साम्राज्य का इनकम और रेवेन्यू दोनों जो है और इंक्रीज़ हुआ। उसकी वजह से भी जो है मगध पावरफुल हुआ। उसके अलावा जो है सेकंड शादी जो है लिच्छवी की प्रिंसेस छेलना से की इन्होंने। लिच्छवी की प्रिंसेस थी छेलना। उसके बाद जो है तीसरी जो शादी है इन्होंने मद्र की राजकुमारी खेमा से की। और इन तीनों किंगडम के सपोर्ट से जो है इन्होंने क्या किया कि अवंती पे आक्रमण कर दिया। लेकिन तीनों किंगडम्स का सपोर्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कई वॉर जो है लड़े गए अवंती और मगध के बीच में, लेकिन फिर भी जो है मगध अवंती को हरा नहीं पाया। यानी बिम्बिसार जो है ये अवंती पे जो है कब्ज़ा नहीं कर पाए। और बाद में ये क्या करते हैं कि उस समय जो है अवंती के राजा रहते हैं प्रयोदत। ठीक है, प्रयोदत जो हैं ये अवंती के उस टाइम के राजा हैं, और इनके साथ जो है बिम्बिसार क्या करते हैं कि फ्रेंडली रिलेशन बना लेते हैं कि भाई जब अगर हम जिस उसको जीत नहीं पाए तो कम से कम जो रिश्ता है वो बढ़िया कर लेते हैं। तो इन्होंने जो है अवंती के राजा के साथ जो है अच्छा रिश्ता बना लिया। यहाँ तक कि इन्होंने एक जो है जीविका नाम का जो है एक डॉक्टर, एक फिजिशियन जो है भेजा। और उस टाइम जो है जो प्रियोदत्त हैं वो जॉन्डिस यानी जो पीलिया से वो सफ़र कर रहे थे। तो उनके इलाज के लिए जो है एक जो है वैद्य जो है अपने यहाँ से भेजा इन्होंने। और उसके अलावा जो बिम्बिसार हैं वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है दोनों रिलीजन्स के सपोर्टर और डिवोटी हैं। ठीक, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, यानी जैनिज़्म क्लेम करता है कि बिम्बिसार जो है जैनिज़्म को फॉलो करते थे, और बुद्धिज़्म भी यही क्लेम करता है कि बिम्बिसार जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। उसके अलावा जैसे अभी हम डिस्कस किए कि 3 शादियाँ जो हैं इन्होंने की थी।
और कई बार अवंती पे कई बार आक्रमण किए, लेकिन जो है जीत नहीं पाए। तो ये क्या करते हैं कि अपने रिश्ता जो अच्छा करने के लिए उस संबंध अच्छा बना लेते हैं प्रियोदत्त से। उसके बाद इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत पावरफुल था। करीब करीब ये कहा था कि 80,000 गांव थे इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, और उस 80,000 गांव में जो है अलग अलग गांव की अलग अलग असेंबली हुआ करती थी, और हर असेंबली के एक जो है मुखिया हुआ करता था, जिसको विलेज हेडमैन बोलते हैं, या उस टाइम के पीरियड में जो है उसको ग्रामक बोलते थे। ग्रामक, ठीक है, मुखिया बोल सकते हैं या ग्रामक बोलते थे, विलेज हेडमैन। तो सारे जो असेंबली हैं उनके जो हेड हुआ करते थे वो ग्रामक हुआ करते थे। उसके अलावा इनका जो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया था। जो टैक्स कलेक्शन के जो इनके ऑफिसर्स थे उनको बोला करते थे शुल्काध्यक्ष। ठीक है, शुल्काध्यक्ष नाम से बोला करते थे, जो कि टैक्स कलेक्शन का काम करते थे इनके टाइम पीरियड पे। उसके अलावा इनके पास तो आर्मी थी ही, साथ ही साथ जब अंग पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो इन्होंने क्या किया कि एक नेवी भी इस्टेब्लिश की। ठीक है, अंग पे कब्ज़ा करने के बाद एक नेवी भी जो है इस्टेब्लिश की गई इनके द्वारा। उसके अलावा जो है इनके जो बेटे हुए अजातशत्रु, अजातशत्रु को जो है इन्होंने अंग की जो है सारी जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, अंग पे रूल करने के लिए जो सारी पावर जो है इनके द्वारा अजातशत्रु को दे दी गई। तो वो शासन भी अच्छा कर रहा था, लेकिन अजातशत्रु की जो नज़र है वो अपने पिता के सिंहासन पे थी। ठीक है, क्योंकि वो सीधी बात है उसको कब्ज़ा करना चाहता था। तो अगर बुद्धिस्ट सोर्सेज की माने तो बुद्धिस्ट सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के उस टाइम विरोधी हुआ करते थे देवदत्त। तो देवदत्त के उकसाने पर जो है ये अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर दी। ये बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं उन उसके अकॉर्डिंग है। और अकॉर्डिंग टू जैन स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या नहीं की थी, बल्कि अपने पिता को बंदी बनाया था। ठीक है, जेल में रख करके बंदी बनाया था, और बाद में कुछ दिन बाद जो है उसके पिता ने जेल में ही सुसाइड कर लिया। और उसी के दुख में जो है इनकी जो माता थी कौशल्या देवी, वो कौशल्या देवी जो है उसी के गम में वो चल बसी। और जब कुछ दिन बाद जब कौशल्या देवी चल बसी तो उसके बाद जो है इनके जो कौशल्या देवी के भाई थे प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत जो क्या करते हैं, ये गुस्से में काशी जो दहेज में दिया गया था वो काशी जो है इनसे वापस ले लेते हैं। और काशी जब ये वापस ले लेते हैं तो इसकी वजह से जो है दोनों में वॉर छिड़ जाता है। ठीक है, अजातशत्रु में और प्रसेनजीत में वॉर छूट जाता है, और प्रसेनजीत जो है वो अजातशत्रु को डिफीट कर देते हैं। ठीक है, हरा देते हैं। लेकिन वॉर में हारने के बाद जो है एक समझौता किया जाता है, और प्रसेनजीत जो है अपने 17 साल की बेटी जिसका नाम रहता है वज्रा, तो वज्रा की जो शादी है वो अजातशत्रु से कर देते हैं, और फिर से जो है काशी को एज डाउरी एज ए दहेज जो है वो इनको दे देते हैं। तो फिर से जो काशी है वो मगध में शामिल हो जाती है। उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि प्रसेनजीत जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, प्रसेनजीत एक्सपायर कर जाते हैं। उसके बाद अजातशत्रु फिर से जो है कोशला पे अटैक कर देता है, और इस बार जो है वो जीत जाता है और कोशला को जो है वो मगध साम्राज्य में मिला देता है। उसके बाद वो यहाँ भी नहीं रुकता। अजातशत्रु जो है उसके बाद क्या करता है कि वो जो है वज्जी पे अटैक करता है। मेन जो है वो वैशाली पे अटैक करता है। ठीक है, वज्जी की जो कैपिटल है वैशाली, उस पे जो है ये अटैक करता है, और उसको भी डिफीट करके ये अपने में मर्ज कर लेता है। अजातशत्रु के पावरफुल होने का एक और कारण था, क्योंकि अजातशत्रु ने दो जो है नया वेपन इन्वेंट किया था। एक का नाम था रत्मशूला और दूसरे का नाम था महाशीलकंठा। तो जो महाशीलकंठा हुआ करता था वो बड़े बड़े पत्थर को उठा के जो है वो फेंका करता था। तो इसी की मदद से जो है ये लिच्छवी पे भी जो है वो आक्रमण करते हैं, और मगध जो है हर तरीके से मगध को जीत हासिल होती है, और वज्जी भी जो है मगध एम्पायर का जो है पार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में ये कहा जाता था कि अजातशत्रु जो है वो जैनिज़्म को फॉलो करता था, लेकिन बाद में उसका माइंड चेंज हुआ और अजातशत्रु ने जो है बुद्धिज़्म अपना लिया। और ये भी कहा जाता है कि अजातशत्रु ने जो है भगवान बुद्ध से कुछ सवाल पूछे थे, एक तरह से उनका इंटरव्यू लिया था, और उस दौरान अजातशत्रु ने यह भी बताया था कि उसने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या की है। और उसके बाद जो है
इनकी जो एक मीटिंग है गौतम बुद्ध के साथ, उसको जो है बहरूद के स्क्रप्चर्स में भी इंडिकेट किया गया है। बहरूद के जो स्क्रप्चर है वहाँ पे भी अजातशत्रु और भगवान बुद्ध की मीटिंग के बारे में भी जो है दिया गया है। अजातशत्रु ने करीब करीब जो है 32 साल तक राज किया, और इनके राज के 8वें साल में कहा जाता है कि बुद्धा की मृत्यु हो गई। अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे ही हमें ये देखने को मिलता है कि जो पहली बौद्ध संगीति थी, यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल मीटिंग थी, वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी सतपर्णी केव्स में। सतपर्णी केव्स जो कि राजगृह में पड़ता है, अजातशत्रु के टाइम पे यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और शॉर्टली आफ्टर बुद्धा डेथ, यानी बुद्ध भगवान के मृत्यु के कुछ ही दिन बाद जो है पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कमेंट में आप ये बताइए कि किस ईयर में जो है ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कंडक्ट की गई थी, आपको कमेंट में ये बताना है। जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अजातशत्रु के बाद जो जो शासक आए मगध पर शासन करने के लिए, उन्होंने कुल मिला के जो है 166 साल तक 166 ईयर्स तक जो है वो शासन किया। लेकिन उनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं था, ठीक है। लेकिन एक जो उदाइन था, इसमें से जो है सबसे इम्पोर्टेंट रूलर माना जाता है उदाइन। और क्योंकि जो उदाइन था, उसने जो क्या किया कि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध पे कब्जा कर लिया। तो बुद्धिस्ट सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है कहा जाता है कि हर्यंग डायनेस्टी में जितने भी राजा हुए वो अपने जो है पुत्र के हाथों ही मारे गए, ठीक है। अपने पुत्र के हाथों जितने ही भी राजा हुए हर्यंग वंश में, सभी जो है अपने पुत्र के हाथों ही मारे गए। और उसके बाद जो है उदाइन जो है अपने पिता की हत्या कर देता है, और लास्ट जो रूलर हैं हर्यंग वंश के वो हैं नागदशक, ठीक। नागदशक जो हैं वो हर्यंग वंश के लास्ट रूलर हैं। उदाइन देखिए 460 बीसी से लेकर के 444 बीसी तक जो है उदाइन का रूल रहा। उदाइन को जो है उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट काम यह है कि इसने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदाइन ने की थी, और कैपिटल जो है पाटलिपुत्र यानी पटना को जो है उदाइन ने कैपिटल बना लिया था, ठीक है। और ये वन ऑफ द मेजर जो है हर्यंग रूलर्स में उदाइन भी आता है। लेकिन जो लास्ट रूलर है वो है नागदशक। उदाइन का जो रिंग है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उदाइन ने जो है एक किला बनाया, ठीक है, एक फोर्ट का जो है निर्माण कराया गंगा नदी और सोन नदी के जो है कॉन्फ्लुएंस पे। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है जहाँ पे दो नदियाँ आके मिलती हैं। तो गंगा नदी और सोन नदी जहाँ आके मिलती है, उस पॉइंट पे जो है यहाँ पे एक जो है किले का निर्माण जो है कराया गया पाटलिपुत्र में, यानी पटना में। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि पटना जो है उस टाइम मगध किंगडम का सेंटर हुआ करता था। मगध किंगडम का जो केंद्र है, जो मेन सेंटर है, वो पटना हुआ करता था। और क्योंकि उस टाइम मगध किंगडम जो है वो उत्तर दिशा में हिमालय तक फैल गया था, और साथ ही साथ दक्षिण दिशा में छोटा नागपुर प्लेट्यू तक फैला हुआ था, ठीक है। तो नॉर्थ साइड में हिमालयस तक और साउथ साइड में छोटा नागपुर तक जो है एक्सटेंडेड था मगध एम्पायर उस टाइम। उदाइन की हत्या जो है ये पालका के द्वारा की गई थी। पालका जो है वो अवंती के राजा थे। उसके बाद इनके बाद जो है कई राजा हुए, और जैसे अनिरुद्ध हुए, मांडा हुए और नागदशक हुए। इसमें से नागदशक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये लास्ट रूलर हैं। अब नागदशक जो है वो हर्यंक वंश के लास्ट रूलर हैं। और ये कहा जाता है कि बुद्धिस्ट स्क्रप्चर है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि बुद्धिस्ट स्क्रप्चर में एक है महावस्म टीका। तो महावस्म टीका के अकॉर्डिंग शिशुनाग जो है वो लिच्छवी के राजा का पुत्र था। जो शिशुनाग था वो लिच्छवी के राजा का पुत्र था। और नाग दशक जब राजा थे तो उनके राज्य में जो शिशुनाग है वो अमात्य का काम करता था, मींस एज ए अमात्य वो पोस्टेड था। तो प्रेजेंट टाइम में जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, तो वैसे उस टाइम जो है वो अमात्य की पोस्ट हुआ करती थी। तो नाग दशक के राज्य में जो है शिशुनाग वो एज ए अमात्य पोस्टेड था। और साथ ही साथ जो शिशुनाग है वो उस टाइम काशी का गवर्नर भी था। काशी का गवर्नर भी था और नाग दशक का जो है वो अमात्य भी था। और ये कहा जाता है कि शिशुनाग ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस टाइम जो है पब्लिक का जो है, लोगों का, जनता का जो है वो दिल जीत लिया था।
और हर्यंक वंश में जो उस टाइम लगातार जो ये फैमिली ब्लड सेट चल रहा था कि पिता जो है पुत्र को मार रहा है, पिता जो है पुत्र को मार सॉरी पुत्र जो है वो पिता को मार रहा था, हत्या कर रहा था। तो इसकी वजह से क्या था कि पब्लिक जो है बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। ठीक है, पब्लिक जो है राजा से खुश नहीं थी, और उसकी वजह से जो है पब्लिक क्या करती है, रिवोल्ट कर देती है। तो कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि पब्लिक जो है रिवोल्ट करके नाग दशक को जो है रिमूव करके शिशुनाग को राजा बना दी। और कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि नाग दशक जो है वो पब्लिक के साथ मिल करके शिशुनाग को जो है वो रिमूव कर देता है अपने गद्दी से। ठीक है, तो नाग दशक को जो है शिशुनाग के द्वारा 412 बीसी के आसपास जो है डिथ्रोन कर दिया जाता है। और उसके बाद शिशुनाग वंश की यहाँ स्थापना की जाती है। शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना जो है शिशुनाग के द्वारा की जाती है, और अपनी कैपिटल जो है ये वैशाली में शिफ्ट कर लेते हैं। पाटलिपुत्र से कैपिटल जो है ये अपनी वैशाली में शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये राजा बनते हैं, क्या करते हैं कि ये अवंती पे हमला कर देते हैं, और जो प्रद्योत था प्रद्योत को ये हरा देते हैं। अवंती पे हमला करने के बाद प्रद्योत को हरा देते हैं, और अवंती को अपने में कैप्चर करके मगध में जो है मिला लेते हैं। यहाँ तक कि इसे अभी हम कुछ देर पहले ये देखें कि बिंबिसार और अजातशत्रु कई बार जो है अटैक किए अवंती पे, लेकिन दोनों में से कोई भी जो है अवंती को हरा नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे शिशुनाग जो है, ये जो 100 साल की दुश्मनी थी अवंती और मगध के बीच में, करीब 100 साल से जो लड़ाइयाँ चल रही थी, इसका यहाँ पे अंत होता है, और ये अंत करते हैं शिशुनाग। देखिए शिशुनाग को जो है टेक ओवर करेंगे उनके पुत्र कालाशोक। तो शिशुनाग के द्वारा जो है एक इम्पॉर्टेंट काम और किया जाता है, जिसमें ये क्या करते हैं कि वत्स और कोसला को भी जो है ये एक्वायर कर लेते हैं और मगध में मर्ज कर देते हैं। इसके बाद इनके सक्सेसर हैं शिशुनाग के कालाशोक। तो महावश में जो है कालाशोक नाम दिया गया है। वहीं जो पुराण है, पुराण में जो है कालाशोक को काका वर्ण के नाम से बताया गया है। ठीक है, तो महावश में कालाशोक के नाम से, और पुरांस में जो है काका वर्ण के नाम से जो है कालाशोक का उल्लेख किया गया है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो है ये जो है इनके द्वारा महापद्मानंद के द्वारा जो है कालाशोक की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि महापद्मानंद के द्वारा जो है कालाशोक की हत्या कर दी गई थी। ही मेड पाटलिपुत्र एज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ मगध। ठीक है, उसके बाद जो है कालाशोक क्या करते हैं कि मगध की जो परमानेंट कैपिटल है उस पाटलिपुत्र को वो बना देते हैं। कालाशोक के टाइम पीरियड पे ही दूसरी बौद्ध संगीति होती है, यानी सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे होती है 387 बीसी में। 387 बीसी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, यानी भगवान बुद्ध के मरने के करीब करीब 100 साल बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। यहाँ पे जो है कालाशोक के द्वारा बहुत कोशिश की जाती है कि संघ में जो है डिवीज़न ना हो, लेकिन यहाँ क्या होता है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में संघ में डिवीज़न हो जाता है। तो दो डिवीज़न होता है, एक महासंघिका और दूसरा जो है स्थावीरा। दो डिवीज़न होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें दो डिवीज़न होता है, महासंघिका और स्थावीरा। कालाशोक की मृत्यु के बाद जो है उनके 10 पुत्र रहते हैं। कालाशोक के जो है 10 पुत्र रहते हैं। तो वो आपस में जो है ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन राजा बनेगा। तो वो क्या करते हैं कि मगध को जो है वो आपस में बांट लेते हैं अलग अलग। ठीक है, तो मगध क्या होता है कि पीसेस में डिवाइड हो जाता है। कालाशोक के जाने के बाद जो इनके 10 पुत्र हैं वो आपस में मगध को बांट लेते हैं। इसकी वजह से मगध जो है वो टुकड़े टुकड़ों में हो जाता है। उसके बाद पीसेस में होने की वजह से क्या होता है कि मगध जो है वीक हो जाता है, और यही सबसे बड़ा जो है कारण बनता है मगध के डाउनफॉल का। ठीक है, मगध के डाउनफॉल का जो है सबसे बड़ा कारण यही होता है, उसका डिवीज़न। उसके बाद शिशुनाग वंश के जो है लास्ट रूलर जो हैं वो कहा जाता है कि वो महानंदिम थे, और महानंदिम की जो हत्या है वो महापद्मानंद के द्वारा कर दी जाती है, और महापद्मानंद के द्वारा जो है नंदा डायनेस्टी की, नंद वंश की जो है स्थापना किया जाता है। अब हम देखते हैं नंद वंश के बारे में, जिसने रूल किया 364 बीसी से लेके 322 बीसी तक। तो पहले रूलर हुए महापद्मानंद। महापद्मानंद को जो है फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया महापद्मानंद को बोला जाता है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया।
फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया जाता है। तो इन्होंने जो है काला अशोक को मारा और ख़ुद जो है ये राजा बन गए। इनका जो महापद्मानंद का जो ओरिजिन है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। महापद्मानंद का जो ओरिजिन है वो क्लियर नहीं है। पुराणास के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये जो हैं ये लास्ट शिशुनाग किंग के जो है पुत्र थे, जो कि एक शूद्र वुमेन से पैदा हुए थे। और कुछ जैन टेक्स्ट का ये कहना है और ग्रीक राइटर्स का ये कहना है कि ये जो है एक बार्बर और कोर्चियन के पुत्र थे, ठीक है। यानी एक नाई और कोर्चियन के ये पुत्र थे अकॉर्डिंग टू जैन एंड ग्रीक राइटर्स। इसीलिए नंदास को जो है कंसीडर्ड किया जाता था, बोला जाता था कि वो अधर्मिका हैं। यानी अधर्मिका का मतलब ये हुआ कि जो धर्मा के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए उनको अधर्मिका बोला जाता था। उसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है कि जो ये नंदास हैं ये अनंत कुल को बिलोंग करते हैं। अनंत कुल यानी जिसके लीनिएज, जिसके वंशज का जो है वो पता नहीं है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है इनको डिस्क्राइब करता है कि ये अनंत कुल से जो है ये बिलोंग करते हैं। और ये कहता है कि इनका जो टोटल रीन है, इनका जो टोटल रूलिंग पीरियड है वो करीब 28 ईयर्स का था। करीब इन्होंने 28 साल तक जो है राज किया। उसके अलावा इनको जो है सर्व क्षत्रियंतक का कहा जाता है, एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास। उसके अलावा इनको एकारत भी बोलते हैं। एकारत यानी सोल सोवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस, यानी एकमात्र ऐसा राजा जिन्होंने जो और सारे जो प्रिंसेस थे या और सारे जो किंगडम्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए इनको जो है एकारत भी बोला जाता है। महापद्मनंद के टाइम पीरियड पे जो है वो मगध एम्पायर जो है वो बहुत ग्रो कर रहा था। और कुरु कंट्री नॉर्थ में, कुरु कंट्री से लेकर के गोदावरी वैली टू द साउथ, साउथ में गोदावरी वैली तक, और पूरब में मगध से लेकर के वेस्ट में नर्मदा तक जो है मगध का टोटल एरिया हो गया था। कई किंगडम्स में जो है इन्होंने विजय हासिल की, कई किंगडम्स पे हमला किया, उनको हरा करके जो है उनको अपने में मिला लिया। उसके अलावा कलिंग को जो है मगध में ऐड किया, और एक वहाँ से एज ए विक्ट्री ट्रॉफी के रूप में एक जिन्न की जो इमेज है वहाँ से लेकर आए। जब इन्होंने कलिंग को ऐड किया तो वहाँ से एज ए विक्ट्री ट्रॉफी के रूप में जो है जिन्न की इमेज को ये लेकर आते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कोशला को भी एक्वायर किया, जो कि शायद ये कहा जाता है कि इनके अगेंस्ट में कोशला ने रेबल किया था, तो उस रेबल को इन्होंने जो है सप्रेस कर दिया। और महापद्मानंद को जो है पाली टेक्स्ट में उग्रसेन भी कहा जाता है। उग्रसेन भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। उग्र का मीन्स लार्ज, सेना मीन्स आर्मी। तो ये भी कहा जाता है कि इनके पास जो है बहुत बड़ी आर्मी थी, इसीलिए पाली टेक्स्ट में इनको उग्रसेन की भी उपाधि दी गई है। और जो इस टाइम जो ये नंदास डायनेस्टी थी, ये क्या थी, बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल डायनेस्टी थी, क्योंकि इनके टाइम पीरियड पे जो है करीब करीब 2 लाख जो है पैदल सैनिक थे, 60,000 घुड़सवार सैनिक थे, और 6,000 इनके पास हाथियाँ थी, ठीक है। 6,000 इनके पास जो है हाथियाँ थी। उसके अलावा इनकी आर्मी जो है बहुत ह्यूज थी, और इनका एक अच्छा खासा जो है टैक्सेशन का जो सिस्टम हुआ करता था, और उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो है शुल्काध्यक्ष की जो है नियुक्ति की गई थी। उसके अलावा ये जो है जो उस टाइम के जो क्षत्रिय रूलिंग डायनेस्टी थी उसका भी अंत जो है इनके द्वारा किया गया था। जैसे किन किन स्टेट्स पे इन्होंने जो विजय पाई, तो कुरुस पे, पांचाल, इक्ष्वाकु, अश्माका, सूरसेन, ठीक है, इन पे भी जो है इन पे अटैक करके इनको अपने में जो है मर्ज कर लिया। हाथी गुम्फा के खारवेल में जो एक इंक्रिप्शन मिलता है, जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि कलिंग को जो है हराया गया था एक नंदा डायनेस्टी के किंग के द्वारा। तो यहाँ बात जो है महापद्मानंद की हो रही है। इसके बाद रूल आता है धनानंद का। हाँ, एक बात ये नोट कर लीजिएगा कि देखिए, नंदा डायनेस्टी पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो कि मगध पे रूल करने वाली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इसके पहले जितनी भी डायनेस्टी आई थी सब क्षत्रिय वंश को बिलोंग करते थे, लेकिन एकमात्र ये डायनेस्टी ऐसी थी जो कि नॉन क्षत्रिय थी, नंदा डायनेस्टी। तो धनानंद जो है, इसके बाद नेक्स्ट रूलर होते हैं धनानंद। इनको जो है एग्रीगेम्स कहा गया है ग्रीक टेक्स्ट में, या जनेंड्रम्स के नाम से भी बुलाया जाता है। अलेक्जेंडर जो है जब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन्वेट करता है इन्हीं के टाइम पीरियड पे, तो वो जो है गैंजेटिक प्लेन्स के आगे नहीं
बढ़ पाता है, क्योंकि जो उसकी आर्मी थी वो इतना ज़्यादा युद्ध कर चुकी थी कि वो थक गई थी। तो इसीलिए आर्मी जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है कि वो और आगे नहीं बढ़ेगी और युद्ध नहीं करेगी। उसके बाद जो धनानंद है वो उसको विरासत में अपने पिता से जो है एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी मिली हुई थी, जिसमें जो है 2 लाख इन्फेंट्री, 20,000 जो है घुड़सवार थे, 3,000 हाथियाँ थी और करीब करीब जो है 2,000 चैरियट्स यानी 2,000 रथ थे। और इसी की वजह से जो है धनानंद इतना पावरफुल था। और ये कहा जाता है कि धनानंद जो है वो महापद्मनंद का आठवां या 9वां पुत्र था। धनानंद ने जो है एक मेज़रिंग मशीन बनाई थी। उस मेज़रिंग मशीन को नाम दिया था नंद को प्रक्रामनी। ठीक है, नंद को परक्रामनी जो है इस मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया गया था धनानंद के द्वारा। धनानंद जो है वो बहुत क्रूर राजा था, क्योंकि वो जो है लोगों से बहुत ज़्यादा जो है गलत तरीके से टैक्स वगैरह जो है वसूलता था। ही बिकेम अनपॉपुलर विथ हिज सब्जेक्ट्स ओइंग टू एन अप्रेसिव वे ऑफ एग्जॉटिंग टैक्सेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव वे से बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना, ठीक है, बहुत गलत तरीके से जो है टैक्स वसूली ये करता था। ऑल्सो ही शूद्रा ओरिजिन, ठीक है, शूद्रा ओरिजिन को बिलोंग करता था। और इसकी जो एंटी क्षत्रिय पॉलिसी थी, इसकी वजह से इसके बहुत सारे जो दुश्मन हैं वो बन गए थे। उसके बाद फाइनली जो है जब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी फाइनली क्या होता है कि जो चाणक्य जब इनके कोर्ट में आते हैं, ठीक है, इनके कोर्ट में आते हैं इनको आगाह करने के लिए कि इन पे आक्रमण होने वाला है, तो ये जो है उस समय चाणक्य की जो है बेइज्जती कर देते हैं। उसके बाद चाणक्य जो है ये शपथ करते हैं कि धनानंद को जो है यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और ख़ुद का जो है अपना एक राजा हम बैठाएंगे। तो उसके बाद अपना शिष्य चुनते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शुरुआत करते हैं मौर्य डायनेस्टी की। चाणक्य जो हैं वो धनानंद के कोर्ट में इसलिए आए रहते हैं क्योंकि वो इसको बताने आए रहते हैं कि अलेक्जेंडर जो है वो हमला करने वाला है, और अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया को इन्वेट करता है 326 BC में। उसके अलावा जब ये चाणक्य की जब इंसल्ट कर देता है तो चाणक्य जो वहाँ पे शपथ लेते हैं कि हम जो है दोबारा से आएंगे और अपना खुद का जो है तुम्हारे सत्ता को हटा करके हम खुद का अपना जो राजा है वो यहाँ बैठाएंगे। तो उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मौर्य डायनेस्टी की। तो मौर्य एम्पायर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।